अब इस मंच के ऊपर हम अपने अगले पैनल को आवाज देते हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी हितेश व्यास को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो इस पैनल के साथ में चर्चा को मॉडरेट करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में दो बड़े ही लोकप्रिय बिलासपुर माटी से उभर कर जनप्रतिनिधि के तौर पर ख्याति प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों को मंच पर आवाज दे रहा हूं। सौभाग्य हमारा कि हम इनसे कई बार चर्चा करते हैं पैनल पर, डिबेट पर, और आज हम यहां इनको सुनने वाले हैं साक्षात सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र और बिलासपुर संभाग के विकास के बारे में। रजनीश सिंह साहब के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। श्री रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बेलतरा का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जोरदार तरीके से पार्टी की ओर अपनी बात रखते हैं। आदर के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय रजनीश सिंह साहब, और बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए रश्मि सिंह जी का। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं और तखतपुर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं विधानसभा में। जोरदार तालियां हो जाएं। श्री रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेलतरा से, और श्रीमती रश्मि सिंह जी कांग्रेस विधायक तखतपुर, जो कि संसदीय सचिव का भी पद संभाल रही। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेशन पिछला वाला लंबा हो गया और महिला हमारे बीच में प्रतिनिधि मौजूद हैं, लिहाजा जिस तरह की रवायत है सबसे पहले महिलाओं को पूजा जाता है और पूछा जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही रश्मि सिंह जी, किस तरह से देख रही हैं, चूंकि जैसा हमने इससे पहले भी कहा था कि एक ऐसा संभाग जहां पर बाकी तमाम संभागों के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा था, लेकिन इन सब के बीच अब चुनौतियां वापस होंगी उस तरह के प्रदर्शन को दोहराने की, चूंकि आप लोग दावा भी कर रहे हैं। क्या कुछ खास है बिलासपुर संभाग से इस बार कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 वर्ष में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से आम जन के लिए काम किया है, कि अगर आप ये कहें कि बिलासपुर संभाग की ओर कांग्रेस नेतृत्व ध्यान दे रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के और अधिक विधायक जीत करके इस संभाग को प्रतिनिधित्व देंगे, ऐसा मेरा मानना है। रजनीश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये एकमात्र संभाग ऐसा था जहां पर पिछली बार बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार फिर से चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर लगा रही है कि वापस सत्ता की तरफ बढ़ें। ऐसे में ये संभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या तैयारी आप लोगों की इस बार? जी हितेश जी, पहले तो मैं आईबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिलासपुर जिला में ये जनसंवाद का कार्यक्रम किया। आप सब जो यहां बैठे हुए बिलासपुर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर संभाग, जिससे आपने प्रश्न किया है, बहुत पहले से संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत रहा है। और सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यों से बिलासपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता हुए, चाहे छत्तीसगढ़ बने 2000 में, 2018 तक सरकार थी, या उसके पहले भी। यदि हम देखें, जब मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ को एक बड़ा प्रतिनिधित्व इस संभाग से पार्टी ने दिया था, और अपने कृतित्व से, कार्य से जो इस संभाग के लिए किए हैं, इसलिए यहां का जो परिणाम है हमेशा सकारात्मक पार्टी के लिए रहा है। और इस बार भी देखें कि इतने कई कारणों से इंटर इनकम्बेंसी के बाद भी बिलासपुर संभाग का रिजल्ट सबसे अच्छा था। और हम जहां पर किन्हीं कारणों से पिछड़े, वहां भी बहुत मार्जिनल वोट से पिछड़े थे। तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस, अब दीदी का विश्वास तो रहेगा ही, उनका विश्वास, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी इस संभाग में बहुत अच्छा प्रदर्शन, जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ, उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने अच्छा, हमारे इस पैनल की एक खास बात यह भी है कि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव जीत कर आए थे। तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थितियां बनी, यही वजह है रजनीश सिंह की कांग्रेस से कहती है कि चूंकि इस इलाके में ज्यादातर सीट पर त्रिकोणीय स्थिति बनी, इसलिए आप लोग बेहतर कर पाए, वरना आपकी स्थिति भी बाकी जगह जैसी रहती। क्या कहेंगे इस पर? 1998 से, मैं उसके पहले का भी पूरा, यदि मैं 89-90 से आपको लोकसभा विधानसभा का आंकड़ा बताऊं तो बहुत लंबा होगा, लेकिन 98 से यदि बिलासपुर जिला पूर्व में, जो 98 से बिलासपुर जो जिला रहा है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते अब 7-8 जिला हो गया, तो उसमें लगभग 98 से त्रिकोणीय स्थिति बन रही है। कभी निर्दलीय के कारण, कभी और अन्य पार्टी के कारण। तो ऐसा नहीं है, हम यदि एनालिसिस कर रहे हैं कि 2018 में पहली बार त्रिकोणीय स्थिति बनी, बिल्कुल नहीं है। आप 98 का चुनाव देख लीजिए, मैं 10 सीटों में बता सकता हूं, 3 का, 8 का, 13 का, ये सब में बहुत सारे सीट ऐसे रही हैं जिसमें त्रिकोणीय स्थिति बनी।
और त्रिकोणीय स्थिति बनने का मतलब एक बार यह मान लिया जाता है कि त्रिकोणीय स्थिति बना है तो निश्चित रूप से उसको भाजपा को लाभ हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि आप कई सीटों का यदि समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, तो आपको लगेगा कि कई सीट भारतीय जनता पार्टी भी इसके कारण से पीछे रह जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और त्रिकोणीय 2018 में पहली बार नहीं हुआ है, लगातार होते बहुत सारी सीटों पर हेड टू हेड रहता है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर त्रिकोणीय स्थिति बनते रही है। रश्मि सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि महिला प्रतिनिधियों का जब भी जिक्र आता है तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि ऐसा एक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं। ये वाकई में सभी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और कांग्रेस पार्टी ज्यादा श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है जिन्होंने इस तरह का फैसला सुनाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी सारी महिला जनप्रतिनिधियों की जीत के आने के बाद भी सरकार के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर जो मिलना चाहिए था स्थान, वो आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनने का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने 14 टिकटें दी थी महिलाओं को, उसमें से 13 जीत करके आई हैं। तो कांग्रेस में भरोसे के साथ साथ महिला नेतृत्व में भरोसा भी छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखाया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देती हूं। जैसा कि आपने कहा प्रतिनिधित्व की बात, तो ये संगठन के स्तर पे होता है और हम सब जो टीम के रूप में काम कर रहे हैं, 68 विधायक जीत करके आए थे। आज की तारीख में 71 विधायक हैं और हमारे भूपेश बघेल जी के कार्यशैली पे हम सबको भरोसा है और कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता है कि एक विधायक के तौर पे काम करने में हमको कहीं पर असुविधा या अड़चन हो रही है। हर जगह हम लोगों की बात सुनी जाती है, ये हमारा सौभाग्य है। भरोसे की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर भरोसे का सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी करा रही है और ये बताने की कोशिश है कि प्रदेश की जनता में जबरदस्त भरोसा है सरकार के प्रति। कैसे करेंगे, किस तरह से चुनौती को पार पाएंगे? आप लोग टारगेट तो सेट कर रहे हैं। हितेश जी, देखिए, जब आत्ममुग्ध, आत्मसंतुष्ट सरकार रहे तो इसी प्रकार का वातावरण बनता है। 2003 को भी याद कीजिए, 2000 से 2003 तक मीडिया में जो आती थी और एक परसेप्शन जो बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं है, एक तरफा कांग्रेस आ रही है। रोज हमारे जनपद को मिला रहे हैं, सरपंच मिल रहा है, 12 विधायक चले गए, तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं है। और हुआ क्या, 2003 में 15 साल ये सत्ता से दूर रहे। तो इसलिए 3-4 महीना और हैं, आत्मसंतुष्ट रहें, भरोसा जगाते रहें। भरोसा उसी को जगाना है जिसको काम में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, वो भरोसे कर रहे हैं। नहीं तो इनको अपनी उपलब्धि लेकर जाना चाहिए। उपलब्धि कहीं नहीं बताती। 2-3 चीज मैं बहुत कम शब्दों में बोल देता हूं कि इन्होंने 5 लाख को रोजगार दिया करके बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैग्स लगाए। हमने, दीदी हमारी विधानसभा में थी, क्वेश्चन लगाया कि भैया कितने को दिए हो तो थोड़ा बता दीजिए। जवाब आया 16,000 और सब होर्डिंग उतर गए। इसी प्रकार से जो चीजें हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। गोबर का जैसे बहुत बड़ा एक इसको बताते हैं कि गोबर हमारा फ्लैगशिप योजना है। गोबर में आता है कि हमने 400 करोड़, अभी जो आया 400 कुछ करोड़ हो गए, 26 करोड़ हमने भुगतान किया है। मैंने प्रश्न किया था कि इसमें 1 लाख से ऊपर गोबर बेचने वाले कितने? 1 लाख से योजना चालू होने से प्रश्नांक दिनांक तक लगभग 3 साल का, उसमें जवाब आया 312 लोगों का। और आप यकीन मानिए 312 लोग में अधिकांश लोग सब डेयरी संचालक, कोई किसान नहीं उसमें। तो ये इनकी योजना है। नरवा गरवा घुरवा बारी के हम सब जानते हैं। अब मैं पूछा, लेकिन केंद्र सरकार, एक लाइन में खत्म करता हूं। अरे केंद्र सरकार तारीफ करती है इस योजना की, आपके 2 राज्य हैं वो तारीफ करते हैं, नहीं, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तारीफ किसने किया, कब किया, इसको सिर्फ बताते हैं। किस संदर्भ में किया उसको डिटेल में अभी समय नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की जो बात है, गौठान के लिए मैंने कल भी आप ही के चैनल में था एक डिबेट में, इसके पहले भी मैंने कई अपने कांग्रेसी जो बड़े विधायक हैं या बड़े पदाधिकारी, उनसे पूछा कि गौठान रखने का, बनाने का उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारे अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि शासकीय कब्जा को, हम बेजा कब्जा को हटाने के लिए किए थे। अरे तो बेजा कब्जा हटाने के लिए था तो 4000 करोड़ रश्मि जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? गौठान को लेकर खर्चा कर लेते। गौठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है, चलबो गौठान और खोलबो पोल, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत सारी बात कोट करते हुए बात करना चाहती हूं। स्वयं रजनीश जी ने स्वीकार किया
कि 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए चुनाव में नुकसान हुआ। और संभाग की भी बात की, मैं भी स्वीकार करूंगी इस बात को। सन 96 से स्वर्गीय बलराम सिंह जी तखतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और हर चुनाव त्रिकोणी रहा है, मैं स्वयं कबूलती हूं इस बात को। लेकिन एक सशक्त नाम थे अजीत जोगी जी, और उनकी पार्टी का संभाग में चुनाव लड़ना मायने रखता था। तो पिछले त्रिकोणी मुकाबलों से 18 के चुनाव के मुकाबलों की तुलना नहीं की जा सकती। अनेक संभाग के ऐसे बीजेपी प्रत्याशी हैं जो थर्ड रहे हैं, ये रजनीश जी को भी पता होगा कि अनेक प्रत्याशी थर्ड रहे हैं इस चुनाव में, भाजपा के भी और दूसरी पार्टियों के भी। तो इस मुकाबले की तुलना पिछले त्रिकोणी से नहीं की जा सकती। शहर से त्रिकोणी अगर आप कहेंगे तो अन्य पार्टी, अगर जोगी जी की पार्टी कहें तो केवल 3,500 वोट कटा था शहर में कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हुए प्रत्याशी का। लेकिन ऐसा तुलना हम नहीं कर सकते। पहली बात हो गई एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी बात हो गई त्रिकोणी मुकाबले की। तीसरी बात, आप जिस बात को कह रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म से, तो पूरे आप मीडिया के बीच में बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी आपसे भी कि मैं पहली बार किसी भी टीवी डिबेट में गई हूं। मैं अपने तखतपुर विधानसभा फोकस करके और वहीं रमना चाहती हूं, और इस तरह के डिस्कशन में पढ़ करके बिल्कुल हम भी नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो मैं डिबेट पे न पढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मुद्दा विहीन विपक्ष है, जिसके पास गौठान की अगर चर्चा कर रहे हैं तो 11,000 गौठान पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 7,000 गौठान में स्व सहायता समूह अपने गौठान को आत्मनिर्भर बना करके वहां रोजगार कर रहे हैं। स्वयं आपकी विधानसभा क्षेत्र के सेलर गांव में जिस तरह से काम हो रहा है कि उसकी सराहना पूरे राष्ट्रीय पटल में हो रही है। हमारे अधिकारी जा करके और पुरस्कार लेकर के आ रहे हैं। केंद्र के द्वारा जो योजना चल रही है और उसका लाभ दिया जा रहा है। जो अच्छी योजना है, जो आम जन की योजना है, वो कांग्रेस की वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार चला रही है आम जन के हित में। आज जो भरोसा सम्मेलन हो रहा है, उस भरोसा सम्मेलन में एक किस्त जारी की जा रही है किसान को राजीव गांधी न्याय योजना की। गोबर बिक्री किए हुए विक्रेताओं को उनके गोबर के मूल्य की, श्रमिकों को, भूमिहीन श्रमिकों को राशि दी जा रही है। तो आप ये अपना लकीर लंबा करिए, दूसरे की लकीर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आपने तखतपुर के संदर्भ में भी जिक्र किया, मैं तखतपुर से आपसे सवाल कर लेता हूं। विकास को लेकर क्या ऐसी आप जो 4.5 साल का आपका समय बीता है अब तक का, ऐसी कौन सी बड़ी माइलस्टोन है जिसको आप गिनाना चाहेंगे कि तखतपुर के लिए आपके शासनकाल में ये काम हुआ जिसकी वजह से तखतपुर का जबरदस्त विकास हुआ? मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से, जिस प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया, उसमें आम जन की तकलीफ होती है रोटी कपड़ा मकान। जो पहले सन 13 के चुनाव में राशन कार्ड बनाए गए थे और बाद में राशन कार्डों को निरस्त करना शुरू हुआ था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर परिवार को राशन कार्ड देने और उसके साथ उनके तकलीफ को दूर करने का काम किया। ये पहला रोटी का हो गया। मकान की बात, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास को आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार राशि नहीं दे रही है। पहले के केंद्रांश और अभी के केंद्रांश की तुलना करके चर्चा को अगर आगे बढ़ाऊंगी तो जो समय है वो बीत जाएगा। पहले 10% राज्य देता था और 90% केंद्र देता था। मैं हमेशा अपने भाषण में जिक्र करती हूं कि केंद्र के 2004 से 2014 तक के मनमोहन सिंह जी ने काम किया, लेकिन बोलैया के अकरी बिकाते और चुप्पक चना भुनाते। तो जब अभी आप कह रही थी कि मैं तखतपुर पे बात करूंगी और अभी आप खुद चले गई केंद्र सरकार की तरफ। आप तखतपुर पे रहिए ना। तखतपुर में क्या किया आपने, ये बताइए ना। जो जनता हूट कर रही है उसमें से एक भी आदमी तखतपुर का मतदाता नहीं है। आप लोग बिलासपुर और बेलतरा के लोग हैं, बात तखतपुर और बेलतरा की नहीं हो रही है। तखतपुर की जनता आपको देख रही है। तखतपुर के लिए जो काम किया है वो मैं तखतपुर की क्षेत्र की जनता उस बात को जानती है। बिलासपुर से उसलापुर जो ओवरब्रिज लगता है, अभी एक भाई चर्चा करके गए कि 8-8 साल तक ब्रिज बन रहे थे। बिलासपुर से उसलापुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको डीएमएफ मद से भी राशि मिल रही है और राज्य से भी मिल रही है। 12 करोड़ में सड़क को चौड़ीकरण करने से केवल एक तखतपुर विधानसभा नहीं, कोटा भी लाभान्वित होगी, लोरमी भी लाभान्वित होगी, मुंगेली भी लाभान्वित होगी। उस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। 6 एनीकट तखतपुर में बनाए जा चुके हैं, आत्मानंद स्कूल खोला जा चुका है, और जो मुख्यमंत्री जी का धनवंतरी योजना है उससे स्वास्थ्य में लोगों ने लाभ लिया है। जो हाट बाजार क्लिनिक है उससे लोगों ने लाभ लिया है, और 32 सड़कों का पुनर्निर्माण तखतपुर विधानसभा में हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? समस्या को बेलतरा पे भी बात करूंगा मैं, और दूर लेकिन करने के तखतपुर लिए के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहें इस पर। जी आदरणीय जी, बताना चाहूंगी कि तखतपुर में
तखतपुर की जनता ने 10 साल से विधायक को नहीं देखा था। आज प्रतिदिन अपने दरवाजे पर विधायक और उनके पति को पाकर के जनता गदगद है। जी जी रजनीश जी 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 मैं दीदी जी को सुन रहा था। वो उन्हीं के बाद 3 कॉलेज खुले हैं तखतपुर में और एसडीएम कार्यालय खुला है। एसडीएम कार्यालय 3 बार मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी घोषणा करके गए थे, लेकिन नहीं खुलता था। मेरे क्षेत्र में विकास को लेकर वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तखतपुर में 10 कॉलेज खुला है, सकरी में कॉलेज खुला है और ITI खुला है। आप बताइए बेलतरा के बारे में बताइए। हितेश जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ चीजों के जवाब देकर बेलतरा के बारे में ही बताऊंगा। हितेश जी, दीदी ने कहा 11,000 गौठान है और उसमें एक गौठान का उदाहरण दिया, वो मेरे विधानसभा 11,000 में एक गौठान का 2 या 3 महिला स्व सहायता समूह का, और डिटेल भी है उसका। और वहां सरकार का कोई योगदान नहीं है ना, वहां के सरपंच और हमारे जनप्रतिनिधियों के योगदान है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, और वो हम सबके लिए गौरव को विषय मैं मान रहा हूं। तो 11,000 में एक गौठान, बाकी हम सब खोल रहे हैं पोलो जो चल रहा है, रोज देखेंगे वीडियो, रोज दिखेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। 4 लेटर है माननीय TS बाबा, आपके है शायद मंत्री है, मेरे को लगता है अभी भी शायद मंत्री है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने विधानसभा में जो जवाब देके इस्तीफा दिया था उस विभाग से, उसमें सारी चीज लिखे। अब उसको भी यहाँ आप डिफेंड करेंगे दीदी, कैसे बनेगा? 50% था उस समय, 90% था केंद्रीय कर। सुन लीजिए, माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय करों का 32% मिलता था राज्यों को, 42% किया, 10% आज तक कभी नहीं हुआ, उसको नहीं बताएंगे। DMF मत कभी सुना नहीं था, किसी को नहीं मालूम था DMF क्या होता है। 2016 में माननीय मोदी जी ने उसका 30% उस जिलों को दिया जहां पर कि वो वहां पर खनन होता है और वहां के प्रत्यक्ष प्रभावित हैं या कहीं पर अप्रत्यक्ष है। इसमें 3,000 करोड़ से ज्यादा राशि प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, जितने काम दिख रहे हैं ना। कई सारे जगह में कहा जाता है कि जो राज्य के हिस्सा है जो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए राज्यांश का, वो नहीं मिलता, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मैं पूरा एक लिस्ट रखा हूं, यदि आपके कैमरा में आएगा तो एक बार कर दे, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। ये लगभग 1,56,000 करोड़ है, सब में अलग अलग है। अच्छा, कांग्रेसी हमारे मित्र हैं, उनसे दिक्कत यह है कि कोई बोलता है कि 8,000 करोड़ पाना है, कोई बोलता है 32,000 करोड़ पाना है, और कोई बोलता है 52,000 करोड़ लेना है GST का। हम लोग प्रश्न लगाए थे कि वास्तविकता कितना है, तो बताते हैं कि अभी इस साल का 1,000 करोड़ लेना बाकी है। तो ये इनकी हकीकत है। तो इसलिए केंद्रीय चीजों में जो मदद मिली है, मैं अभी चाहे तो पढ़ सकता हूं, 1,56,000 3 सालों में भी 22-23 का जो करंट जो आंकड़ा है वो नहीं दे रहा हूं। तो इतना राशि को मिला है, जो नल जल योजना चल रहा है। 1,56,000 करोड़ के अनुपात में राज्यांश क्या दिया गया, वो भी आंकड़े में रखिए प्लीज। वो आंकड़े में 1,56,000 के हिसाब में आपको मुश्किल से 10,000 करोड़ है 2-3 चीजों में। बाकी इसमें मैं थोड़ा कुछ चीज पढ़ देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि GST में पहले 2004 से 14 तक रमन सिंह जी की सरकार को 90% राशि दी जाती थी और 10% बस राज्य देता था। वो हाँ या ना उसको बताइए। लोन, राजस्व मद में कमी, केंद्रीय सड़क मद में, इसमें थोड़ा सा राशि आप दिए हैं। इस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं और कई बार हमने इसमें कार्यक्रम में डिबेट भी की है। बहरहाल मैं आगे एक सवाल करूं उससे पहले, चूंकि जनसंवाद हमारा कार्यक्रम है तो हम कोशिश करेंगे कि जनता के बीच से भी कुछ सवाल ले सकें। तो अभी चूंकि इसी कार्यक्रम में अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हो तो अपना हाथ खड़े कीजिएगा, हमारे प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेंगे। इस बीच बेलतरा संबंधित सवाल मैं करूंगा आपसे। बेलतरा को लेकर क्या कहेंगे, चूंकि ऐसा एक विधानसभा क्षेत्र जिसका कुछ इलाका शहरी क्षेत्र में आता है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आता है, आप किस तरह से मानते हैं, क्या कुछ खास है? और खासतौर पर यह बात भी कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहां पर रहा है, इससे पहले बद्रीधर दीवान यहां पर रहे, अब आप यहां पर हैं। हितेश जी, बहुत कम समय में थोड़ा सा पहले की भूमिका बता दूं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बेलतरा विधानसभा सीपत था, और सीपत अभी भी बेलतरा के बहुत सारे गांव उसमें आए हैं। यदि वहां के आसपास के गांव जो अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं, किसी का डिस्टेंस शहर से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस प्रकार से दूरी वाला जो गांव था वो 2003 तक पहुंचविहीन था। कई गांव का नाम ले दे सकता हूं मैं। बरसात में वहां पर टापू हो जाता था, जो 8 किलोमीटर के अंदर में है, आज 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर उस गांव पहुंच सकते हैं। हम पिछले 30-35 साल से इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। 2008 में बेलतरा बना तो ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा था, शहरी क्षेत्र कम था, लेकिन अभी नए परिसीमन में बेलतरा विधानसभा का 20 वार्ड लगभग, जिसमें कुछ
वार्ड बिलासपुर के भी मतदाता हैं उसमें, तो ऐसे 20 वार्ड हैं और 1,10,000 के आसपास के वोटर हैं। लेकिन मैं शायद, हाँ भैया हैं, भैया जब अभी तारीफ कर रहे थे आदरणीय महापौर जी, मुख्यमंत्री जी का, तो मैं सोच रहा था कि कितना बड़ा पत्थर रख के दिल में वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत उनको मालूम है। अब यहाँ नहीं बोल सकते, हम भी उनके साथ हैं। मैं हर मंच में बोलता हूँ, भैया आप संघर्ष करो, हम साथ हैं। ठीक है, यहाँ से कोई सवाल, यहाँ से कोई अगर सवाल आप लोगों में से करना चाह रहे तो। सर्वाधिक प्रभावित है, हितेश जी 1 मिनट के अंदर बात समाप्त करता हूँ। हाँ। सर्वाधिक जो प्रभावित है बेलतरा विधानसभा के गांव, बड़े बड़े पंचायत, लिंगियाटी है 22,000 वोटर, इधर मंगला है 18,000 वोटर, तब 2018 में अब तो और बढ़ जाएंगे। अब ऐसी सब बड़े बड़े कोनी बिरकोना, बेलतरा एजुकेशन हब है, स्पोर्ट्स हब है, एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य का हब है, अपोलो चाहे मल्टी स्पेशलिटी, कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन एक सवाल रजनी जी, बहुत ईमानदारी से ये सवाल है कि जैसा मैंने कहा कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां पर रहा है, लेकिन बेलतरा की जो पहचान विकास के क्षेत्र में बननी चाहिए थी वो नजर नहीं आती, खासतौर पर इस संभाग में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं पीछे क्या वजह? जो गिन रहा हूं सब बीजेपी का तो है, कौन कांग्रेस दीदी बताएंगे कि इसमें से जो पूरे छत्तीसगढ़ का मेंटल हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहतराई की स्टेडियम है, खेल परिसर है, अपोलो हॉस्पिटल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, सारे तो अपने ही हैं। और जितने गांवों की बात कर रहा था, सब में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हायर सेकेंडरी बेलतरा विधानसभा में 2003 तक 10 थी, आज जाके देखिए 63 है सिर्फ अपने विधानसभा में। अब इतना इस सरकार ने 5 साल में नहीं किया है। दीदी लोग को, अभी दीदी बता रही थी अपना उपलब्धि ना, एक चीज और बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। एक दृश्य आप लोगों ने, शायद आईबीसी की टीम विधानसभा में थी, भैया भी तो रहते ही हैं, कि अभी हम लोगों ने बजट सत्र में एक बड़ा अच्छा ये देखा दृश्य, अपना जो शिक्षा मंत्री हैं वो खड़े होकर बजट के आखिरी में हम भी मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन है कि अरपा पार को नया बना दें, विकास के लिए 100 करोड़ दें अपने विधानसभा में। तो मंत्री लोग मांग कर रहे थे, उसमें अपने शिक्षा मंत्री मांग किए कि मेरे को 2 हायर सेकेंडरी उन्नयन किया जाए। उन्होंने घोषणा किया, दीदी साहब ने घोषणा किया, सामने से उसके यहाँ माइक पहुंच पाएगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हायर सेकेंडरी उच्च शिक्षा मंत्री आगे से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, माइक है आगे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जब तक माइक पहुंच रहा है आपके पास में, एक सवाल मैं कर लेता हूं आपसे। रश्मि सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे महिला प्रतिनिधि के संदर्भ में भी बात की आपने, अपने विकास के क्षेत्र, आपने जो अपने क्षेत्र में विकास की उसके संदर्भ में भी बातचीत की। यहाँ पर रेत खनन को लेकर भी लगातार बात होती, क्योंकि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कई जगहों पर, कई नदियों से उसमें वहां पर उसका स्थितियां हैं, और रेत खनन की बड़ी खबरें वहां से निकल के आती हैं प्रशासनिक चीजों को देखते हुए भी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक अमले की कमी है, प्रशासनिक अमला बढ़ाया जाना चाहिए। और पूर्व में भी नदी वही थी और ये सारी चीजें पूर्व में भी होती थी, अमला बढ़ जाएगा तो इस तरह की कार्यवाही में रोक लग पाएगी। हर गांव में अनेक ट्रैक्टर हैं, लोग कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर लेते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं। उनको रोकने के लिए जो प्रयास शासकीय तौर पर होना चाहिए वो प्रयास होते रहते हैं। आपको लगता है कि जो काम हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, वो काफी हैं? नहीं, मैं तो स्वयं कह रही हूँ कि अमला और बढ़ना चाहिए। जो इस चीज में रोक लगाने वाले अमले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। जी, एक सवाल वहां से आ रहा है। चालू है। देखिए, संवाद की जब शुरुआत हुई थी तखतपुर बेलतरा की बात हुई थी। जिस तरीके से तखतपुर के विधायक ने ये गिनाया कि उनके बनने के बाद कितने हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना काम हुआ, क्या आप ये गिना सकते हैं कि आपके विधायक बनने के बाद कितने शिक्षा और स्वास्थ्य में कितने हॉस्पिटल आपने बनवाए, कितने कॉलेज आपने बनवाए? आपने जो सिम्स और अपोलो और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय की बात की, आपसे विधायक बनने से पहले बने थे। आपके विधायक बनने के बाद क्या कार्य किया आपने, ये बताइए आप। संक्षेप। हाँ जी, हाँ, मैं उनको बता देता हूँ भाई साहब को कि 40 करोड़ का 10 ठो प्रधानमंत्री सड़क, 40 करोड़ का। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछ रहे हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य में सुन लो, 150 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल कोनी, 150 करोड़ पूरे छत्तीसगढ़ में गिन लेना। 130 करोड़ का अच्छा, विधायक निधि से जानना चाह रहे हो? विधायक निधि से जान क्या? ठीक है, अगला। शांति। ठीक है,
नहीं, हुटिंग ना करें, शांति से, ठीक है। आपने सवाल किया है, उसका जवाब उनको देने दीजिए। भैया से है। भैया, मैं अब्दुल इब्राहिम खान, पार्षद, नगर निगम वार्ड नंबर 46। भैया का क्षेत्र भी आता है मेरे नगर निगम क्षेत्र में। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खोदापुर को पाटते पाटते अभी यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। दूसरी बात भैया ये है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है मेरे वार्ड पे लगा हुआ है, मैं आपको पूर्व से एक ठो बोर के लिए निवेदन करते आ रहा हूं, जो वो भी आपके द्वारा नहीं किया गया है। उस पर क्या तकलीफ है भैया, थोड़ा ये बताएंगे। वहां एक कठिन समस्या यह आती है कि वो फदाकार क्षेत्र है, वन विभाग से लगा हुआ, जिसमें विकास करने से कई बार परेशानी आती है, हम लोगों के खिलाफ नोटिस आता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, महापौर जी द्वारा और सवाल ये है नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्रों में आपकी मौजूदगी कम रहती है, उनका सीधा सीधा सवाल ये मेरा आपसे सवाल नहीं है हितेश जी, मैं बता देता हूँ। पहले अपने भाई को 1 मिनट में बता दूं कि अभी वो विधायक निधि का पूछ रहे हैं, तो भाई मेरे ये जिन्होंने जितना गिना है उसमें एक भी काम इनका भी विधायक निधि का नहीं है। विधायक का मूल्यांकन और बहुत सारी चीजों को देखकर होता है। सड़कें विधायक निधि की हैं, सड़कें विधायक निधि की हैं, बहुत सारे विधायक निधि, हॉस्पिटल का रिपेयर और उन्नयन कोविड काल में वो भी विधायक निधि का है। बता सकता हूँ 1 मिनट। और हमारे आदरणीय पार्षद जी ने कहा, हितेश जी बहुत स्पष्ट इस बात को समझने की आवश्यकता है, और मैं ऑन लाइव बोल रहा हूं। 2018 में मैं विधायक बना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आएंगे तो मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। 2019 जनवरी में जब पहला विधानसभा का सत्र होता है, फदहा खार को पहला ध्यानाकर्षण लगाया था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होने के कारण उसमें मेरे बनने से नहीं, उसके पहले जितने भी विधायक सांसद बने, कोई भी काम देता है वो जा करके अटकता है, फॉरेस्ट वाले उसको रोकते हैं। और इसलिए मैं संकल्प भी लाया था विधानसभा में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे भी मांग किया हूं कि उसको राजस्व ग्राम किया जाए। विधानसभा में बोला हूं, जिस दिन मैं अभी बोल रहा था, अभी उस दिन कांग्रेस के यहाँ बड़े नेता उस दिन थोड़ा मुझे सवाल भी लेने वाले, थोड़ा संक्षेप में रखिए ना बात प्लीज। इनका ये बड़ा मुद्दा है, आपके माध्यम से आएगा। ये बड़ा मुद्दा इसलिए आएगा कि जो वहां का तकलीफ है बहुत गंभीर तकलीफ है, और इसके लिए लगातार लगे हैं। मैं केंद्रीय मंत्री से भी लिखा हूं, मिला हूं, और बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि उसको, वो एक ऐसा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, शायद भारत में होगा, जो विधानसभा में वोट करता है, लोकसभा में वोट करता है, लेकिन किसी पंचायत का पंच नहीं चुनता, किसी निगम का पार्षद महापौर नहीं चुनता। ऐसा क्षेत्र फदाखार है और बड़ा क्षेत्र है। इसलिए आदरणीय महोदय, मैं उसमें लगातार बहुत गंभीरता से लगा हूं, और जब तक कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बार फिर से मिल लीजिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल जी। मेरा ये सवाल है, राजस्व विभाग में जिस तरह की लूट खसोट कमीशनखोरी चल रही है, और निगम में जिस प्रकार नियमितीकरण के नाम पर अभी लूटखोर चल रहा है, कमीशन का पूरा खेल चल रहा है, अनाप शनाप पैसा लेके लोगों का काम नहीं हो रहा है, डाइवर्सन, नामांतरण, ये सब काम नहीं हो रहा है। एक सवाल और है मेरे साथ में, अभी रतनपुर पे जो घटना हुई है, एक 377 पे एक महिला के नाम पे फर्जी एफआईआर आई हुई है, जिसके नाम पे रतनपुर बंद है, उस पे प्रशासन क्या करे? इनकी पुलिस व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। 12 घंटे के अंदर एफआईआर करके उस महिला को जेल करके दिया गया, ब्राह्मण समाज की महिला है। मेरे ख्याल से इन सब बातों का उत्तर देने के लिए मैं पात्र नहीं हूं, क्योंकि जितनी भी बातें आपने की ये प्रशासनिक हैं, और मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा है कि वो थानेदार जो है वो वहां से हटा लिए गए हैं, और निश्चित तौर पे निंदनीय है घटना। और अच्छा लगा कि भाई रजनीश जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाने का अनेकों बार जिक्र किया, क्योंकि मैं 1 वर्ष ही विधायक थी और उसके बाद मैं संसदीय सचिव शासन द्वारा बना दी गई, तो मैं प्रश्न लगा नहीं पाती हूं, इसलिए मैं प्रश्न का जिक्र कर नहीं पा रही हूं। इसलिए तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आज यहाँ से। अच्छा, मैं चूंकि अब आखिरी समय सेशन में पहुंचे हम यहाँ पर, मैं आपसे संक्षेप में दोनों से ही सवाल, रश्मि जी पहले सवाल आपसे, क्या कुछ टारगेट आपका है खासतौर पर बिलासपुर संभाग में? जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि ऐसा जगह था जहां पर कांग्रेस पार्टी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई, फिर एक बार चुनाव के मुहाने पर है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर? निश्चित तौर पे हम पुनः कांग्रेस की सरकार देखने के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पे संभाग की हर विधानसभा में यही चाहेंगे कि कांग्रेस का ही प्रत्याशी विजयी हो, और छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में बिलासपुर संभाग अहम भूमिका निभाए। तखतपुर से ही रहेगी दावेदारी आपकी? ये पार्टी तय करेगी, दावेदारी तो रहेगी। बताइए आपको कि 72 से 77 मेरे पिता विधायक थे, और 96 से लगातार उस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मेरे ससुर जी को और पति को मिला है, और इस बार मैं चुनाव लड़ी और जीती हूं।
तो दावेदारी करूंगी, निश्चित ठीक तौर है पे रजनी जी, करूंगी। यही सवाल मेरा आपसे भी, क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं इस संभाग से? बहुत 24 महत्वपूर्ण चूंकि चुनाव रहने वाला है बीजेपी के लिए भी और ये संभाग भी। 24 में 24 हाँ होगा ये। और ये धरातल में बोल रहे हैं कि 24 में 24। बेलतरा से ही जा रहे हैं आप भी? बेलतरा देखिए, बेलतरा में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी जवाबदारी देंगे और जो भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, अभी से कह रहा हूं, लगभग अभी 5 महीना है, 101% भारतीय जनता पार्टी का विधायक बेलतरा से बनेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए, मंच पर आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो आपने दोनों विधायकों को सुना, अपने अपने क्षेत्र की तमाम बातों के संदर्भ में भी इन्होंने जिक्र किया और दावा भी ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है कि कांग्रेस की जीत होगी, बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी की जीत होगी। अब जनता को तय करना है कि किसके पक्ष में आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।